हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म क्लासमेट ग्रुप पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी, जिसमें से हम लोग बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसको पूरा कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। जिसमें से हमने क्लास 6, 7, 8, क्लास 9 तक की एनसीईआरटी में जो बायोलॉजी वाला खंड है उसको हम लोगों ने कवर किया है। उसके बाद से 10th को हम लोग कवर कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग 10th में लेसन 1 समाप्त कर दिया था बायोलॉजी का, और अगला लेसन पे हम लोग चल पड़े हैं। तो जैसे ही क्लास 10 का जो है एनसीईआरटी आपका बायोलॉजी वाला समाप्त होगा, वैसे ही फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, शुरू करेंगे क्लास 6 से आपके फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का। तो भौतिक विज्ञान क्लास 6 से क्लास 10 तक, उसके बाद से केमिस्ट्री का हम लोग शुरू करेंगे क्लास 6 से क्लास 10 तक। उसके बाद से आपका पूरा साइंस कवर हो जाएगा। जब साइंस कवर हो जाएगा तब हम लोग लेके चलेंगे पॉलिटी का जो एनसीईआरटी है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए सभी लोग, हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी जो साइंस है उस पे, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ा था कि जंतुओं में या मानव में जो है परिसंचरण कैसे होता है, परिवहन कैसे होता है। तो हम लोग देखे थे कि हार्ट जो है परिसंचरण तंत्र के रूप में, मुख्य इकाई के रूप में कार्य करता है। फेफड़ों में जाके रक्त शुद्ध होता है, शुद्ध होके फिर आता है हृदय के बाएं वाले भाग में, और फिर महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में संचालित हो जाता है। उसमें हम लोग देखे थे कि दो चीजें थी जो परिवहन में मुख्य रूप से भागीदारी जिसकी थी, जो परिवहन कराने में सहायता करता था। वो क्या था? वो था, एक था लसिका और एक था सीरा, और एक था क्या था आपका धमनी। तो उसमें था एक सीरा और एक था धमनी। तो जो धमनी में हम लोग पढ़े थे कि रक्त जो है शुद्ध बहता है और सीरा में अशुद्ध बहता है, ये हम लोग देखे थे। जो सीरा होता है उसमें केवल एक ही सीरा जो है फुफ्फुस सीरा, उसी में जो है शुद्ध रक्त बहता है, अन्यथा सभी सीराओं में अशुद्ध बहता है। और धमनी में केवल फुफ्फुस धमनी जो है, उसी धमनी में मुख्य रूप से देखा जाए तो अशुद्ध रक्त बहती है, नहीं तो धमनी तो हमेशा ऑलरेडी शुद्ध रक्त ही बहता है। हम लोग ने पूरा देखा था, पूरा चित्र जो है सहित, सचित्र सहित जो है हम लोग वर्णन किए थे, पूरा स्पष्ट रूप से देखे थे। तो पिछला क्लास जो लोग देखे होंगे, जो रक्त परिसंचरण तंत्र था उसको अगर आपने कवर किया है, तो हार्ट कैसे काम करता है, यानी हृदय जो है कैसे काम करता है, उसके बाद से कैसे रक्त जो है शुद्ध होता है, हृदय के किस भाग में शुद्ध होता है, किस भाग में अशुद्ध होता है, कैसे रक्त का परिसंचरण होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कशन किए थे। फिर किसके हृदय में कितना कोष्ठ होता है ये भी हम लोग देखे थे। सरीसृपों में कितना, सरीसृपों के हृदय में कितना कोष्ठ होता है, जो पक्षी वर्ग के हैं उनमें, उनके हृदय में कितना कोष्ठ होता है, मनुष्य के हृदय में कितना कोष्ठ होता है, मेढक के हृदय में कितना कोष्ठ होता है, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास की एनसीईआरटी में कवर किया है। आज हम लोग कवर करने वाला है कि जो पादप है आपका, यानी प्लांट्स जो है, उन प्लांट्स में, यानी पेड़ पौधे जो है, उन पेड़ पौधों में अगर देखा जाए तो उनमें परिवहन कैसे होता है, परिसंचरण कैसे होता है। तो मनुष्य में परिवहन के लिए या जंतु में परिवहन के लिए हम लोग देखे थे क्या था, सीरा था, और मुख्य रूप से क्या थी, धमनियाँ थी। तो धमनियाँ और सीरा जो है रक्त का परिसंचरण कर रहे थे, यानी मुख्य रूप से उसमें रक्त के द्वारा सभी पदार्थ शरीर के सभी अंगों तक पहुंच रहे थे। उसमें से भी आरबीसी हम लोग देखे थे रक्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। ये सब हम लोगों ने कवर किया। ठीक प्लांट्स में भी कौन कौन से प्लांट्स में भी परिवहन होता है, मतलब प्लांट्स में भी उसके जड़ से लेके उसके तना तक, उसके शीर्ष भाग तक, जैसे जल का पहुंचना हो गया उसके बाद से, उसके बाद से जल के बाद से अगर देखा जाए तो जो उनमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जैसे हम लोग देखे थे कि पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, और स्वपोषी होता है तो पेड़ पौधों के द्वारा क्या होता है, अपने द्वारा वो भोजन स्वयं बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो उस क्रिया के द्वारा आप देखे होंगे कि प्रोडक्ट के रूप में एक तो ऑक्सीजन बनता है, वो तो उत्सर्जित हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, स्टार्च बनता है, अगर उसकी बात की जाए स्टार्च की या कार्बोहाइड्रेट की, तो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट करता क्या है, आखिर संचित होता है तो शरीर की, जैसे पेड़ पौधे जो है वो भी बहुकोशिकीय है, तो उनकी सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए उसमें भी तो कोई परिवहन तंत्र होता होगा, तभी तो उनकी सभी कोशिकाओं तक पहुंचती होगी वह फूड जो है, जो स्टार्च के रूप में बनी हुई है।
तो वह कौन ऐसा चीज है जिसके द्वारा मुख्य रूप से पेड़ पौधों के पूरे अंगों तक जो पहुंचता है वो खाद्य पदार्थ है या जो चीज है जल है वो पहुंचता है। तो प्लांट्स में दो चीजें पाई जाती है, एक होता है फ्लोएम, एक प्रकार का ये उत्तक है फ्लोएम, और एक होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। तो एक होता है जाइलम आपका और एक होता है क्या होता है? फ्लोएम। तो ये जाइलम और जो फ्लोएम है ना, ये मुख्य रूप से ये जो जाइलम है और ये जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम क्या करता है, जो फूड होती है मुख्य रूप से फूड, इन फूड को मुख्य रूप से क्या करता है, फूड का जो संचरण होता है कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का, जो पेड़ पौधे जो बना लेते हैं उसके बाद से उनके सभी अंगों तक पहुंचता है, वो फ्लोएम के माध्यम से पहुंचता है। और जाइलम के माध्यम से, इसी में जाइलम मतलब वाटर, मतलब जल। तो पेड़ पौधों में जो जल का संचरण होता है वो किसके द्वारा होता है? इसी जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। क्या है, कह रहा है कि पादपों में परिवहन। तो पादपों में परिवहन करने के लिए क्या कौन से अंग होते हैं जिसके द्वारा पादपों में परिवहन होता है? तो पादपों में परिवहन से पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि पेड़ पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो स्वपोषी पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन बनाते हैं, तो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण में भूमिका किसकी होती है? क्लोरोफिल की। और क्लोरोफिल की और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल जड़ों के माध्यम से लेते हैं। तो जड़ों के माध्यम से जब जल लेते हैं तो वह कौन ऐसा अंग है जिसके द्वारा जल सभी शाखाओं से लेके शीर्ष भागों तक पहुंचता होगा? तो वो कौन सा है पार्ट? उसका जाइलम है। ठीक है, तो उसको देखिए। तो उसके क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब अवशोषित करने के बाद से क्या बनता है? सूर्य के प्रकाश जैसे ही ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और जड़ों के माध्यम से जल को लेता है, तो जाके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या बनाता है? अपना भोजन बनाता है, और जिसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बनाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़े थे। तो वो सभी चीजें किससे होती है मुख्य रूप से? तो देखेंगे तो उसमें जो जल का परिवहन हो रहा था वो किसके द्वारा हो रहा था? जैसे जल के परिवहन के लिए पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? मैंने पहले बताया, क्या पाया जाता है? उत्तक एक प्रकार के पाए जाते हैं, जिसका क्या नाम है? जाइलम उत्तक। ठीक है, तो जाइलम उत्तक क्या करता है? पेड़ पौधों के जड़ों, तनों या पत्तियों की वाहिकाओं तथा वाहिकाओं आपस में जुड़कर जल की वार्ता का संवहन करता है। तो मुख्य रूप से जाइलम का जो है जाइलम उत्तक जो है उसका पेड़ पौधों में काम क्या है? उसका मेनली काम यही है कि जल का जो परिवहन होता है पेड़ पौधों में, यानी उसके एक अंग से दूसरे अंग तक जल का पहुंचना, या उनके जड़ के माध्यम से उनके शीर्ष भाग तक जो जल का पहुंचना, या जड़ों के माध्यम से अलग अलग शाखाओं तक जल का पहुंचना, वह किस उत्तक के माध्यम से के द्वारा होता है? वह जाइलम उत्तक के द्वारा ही होता है। ठीक है, कौन से उत्तक? तो जाइलम उत्तक का ये काम है, यानी जल का परिवहन जो होता है पूरे प्लांट्स में वो किसके कारण होता है? जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। तो ये आप समझ चुके होंगे ये सारी चीजें। उसके बाद से अगर हम देखें हैं कि भोजन और दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, जैसे भोजन हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, तो उसके लिए किसका किसका होता है? तो हमने अभी बताया कौन सा उत्तक होता है? फ्लोएम उत्तक होता है। तो फ्लोएम उत्तक जो होता है अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के में जो उत्पाद बनता है, उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बनता है उसका, ये जो उनका भोजन होता है यानी खाद्य पदार्थ, उनका भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो स्थानांतरण होता है, परिवहन होता है, वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम उत्तक के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, एक जाइलम था जो जल का परिवहन, और ये फ्लोएम है जो खाद्य यानी मुख्य रूप से जो उसमें उत्पाद बन रहा है, यानी जो पेड़ पौधों का जो भोजन है मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो भंडारण किया रहता है उसका परिवहन जो होता है एक कोशिका से एक अंग से दूसरे अंग तक, क्योंकि पेड़ पौधे भी बहुकोशिकीय होते हैं, तो एक अंग से दूसरे अंग तक यानी तनाव जड़ से तना तक या पत्तियों से जड़ों तक या पत्तियों से शीर्ष भाग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम उत्तक करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ ले जाता है?
अंगों, फलों, बीजों या वृद्धि करने वाले अंगों तक ये क्या करता है, कोशिका तक पहुंचाने का मुख्य रूप से काम करता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है। जल और मुख्य रूप से क्या जो है जल के लिए जाइलम और फल के लिए यानी खाद्य के लिए कौन सा ऊतक, फ्लोएम ऊतक है। तो फ्लोएम ऊतक इस तरह से कार्य करता है। आगे देखिए मानव में उत्सर्जन। अब उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन का मतलब होता है कि अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना। देखिए हम वही बता रहे हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उससे कुछ हट के नहीं जा रहा हूँ, एनसीईआरटी में आ रहा हूँ जो स्टेप वाइज स्टेप दिया है। तो मानव उत्सर्जन, सबसे पहले हम देखेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, जैसे मल हो गया उसको आगे निकालना, बाहर निकालना, या यूरिन हो गया जो मूत्र है उसको बाहर निकालना। ये सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। या पसीने को बाहर जो निकाला जाता है। तो जितने भी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको ही क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है। यानी शरीर से क्या करना? उत्सर्जित पदार्थ मतलब अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो मानव में उत्सर्जन करने के लिए एक अंग है, उस अंग का क्या नाम है? ब्रिक। इंग्लिश में इसको कहता है किडनी, और इसी ब्रिक को गुर्दा भी कहा जाता है, ठीक है। अभी कितना होता है? मुख्यतः एक जोड़ी होता है। कितना है? एक जोड़ी। अब एक जोड़ी का मतलब संख्या में कितना होगा? 2, ठीक है। तो ये कितने होते हैं? 2 होते हैं, यानी एक जोड़ी पाया जाता है। तो उत्सर्जन मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वह कौन है? ब्रिक है, यानी किडनी है अर्थात गुर्दा है, जो एक जोड़ी अर्थात संख्या में 2 पाया जाता है। तो उत्सर्जन तंत्र में अगर देखा जाए तो मनुष्य में जो उत्सर्जन तंत्र के रूप में कार्य करता है वो कौन कौन ऐसा चीज है? तो एक जोड़ा ब्रिक है, एक मूत्र वाहिनी है, और एक मूत्राशय है, और एक मूत्र मार्ग होता है। इन सभी को सम्मिलित रूप से मानव का उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। किसको किसको? एक जोड़ा ब्रिक जो एक मूत्र वाहिनी और एक मूत्राशय है या एक मूत्र मार्ग है, उसी को संयुक्त रूप से कहा जाता है मानव का उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। जैसे अभी मैं अगर दिखाने को कोशिश करूं तो अगर इसमें देखिए ये क्या है? ये आपकी किडनी है, ठीक है। और कैसे होती है? सेम के बीज के बराबर, जो सेम के बीज के बराबर नहीं, मतलब सेम के बीज के आकार का, ये याद रखिएगा, सेम के बीज के आकार का। तो ये हो गया किडनी गुर्दा। काम क्या है? फिल्टर करना, जैसे फिल्टरिंग करता है जो अशुद्धि है। अच्छा इसमें जो होते हैं ना छोटी छोटी बहुत 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 छोटी छोटी ऐसे ऐसे इसमें धारियां होती हैं, उसको कहा जाता है नेफ्रॉन। उसको क्या कहता है? नेफ्रॉन। अच्छा न्यूरॉन क्या में होता है? मस्तिष्क में, तंत्रिका तंत्र की इकाई है, ठीक है। लेकिन नेफ्रॉन पूछे, देखो देखिए दोनों में बस माइनर ही ये अंतर है न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। न्यूरॉन्स जो होता है वो माइंड में होता है, याद रखिएगा, और जो नेफ्रॉन होता है वो कहाँ पे होता है? किडनी में, ठीक है। किडनी में होता है, वृक्क में होता है। तो छोटी छोटी जो चाछनी देखे हैं, जो चाछनी का काम क्या है? हाँ, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको छान कर और तब शुद्ध रूप से देता है। ठीक यही यहाँ पर भी जो ब्रिक है यानी गुर्दा है वह भी यही काम करता है। जो ब्लड होता है उसको फिल्टरिंग करने का काम करता है, छानने का काम करता है। तो ब्लड को फिल्टर कौन करता है? यही करता है। उसके बाद से आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मूत्राशय है, यानी जो यूरिन है जो इकट्ठा होता है थैली, तो यूरिन का जो थैली कौन है? यही है मुख्य रूप से। और ये मूत्राशय के बाद से मूत्र मार्ग है जो शिश्न है, जिसके द्वारा मूत्र जो है बाहर निकल जाता है। तो मूत्र में होता क्या है? जल ज्यादा होता है, सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? जल ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पर जो होता है वो क्या होता है? यूरिया होता है। अच्छा यूरिया का सूत्र भी पूछ सकता है आपसे, NH2CO NH2, 2 बार N आया, नाइट्रोजन। तत्व में पूछे तो कौन कौन तत्व है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो ये यूरिया सबसे ज्यादा होता है। अब ये जो यूरिया है मुख्य रूप से अगर हम बात करें यूरिया का, तो आप कहेंगे कि यूरिया कहाँ से बन गया मनुष्य के शरीर में? तो मनुष्य के शरीर में जैसे जब भोजन का पाचन होता है ना, पाचन होने के बाद से जैसे अवशोषण हो जाता है छोटी आंत में, तो वहां पे एक बहुत ही विषैली गैस, एक गैस बनती है जिसका नाम है NH3। आपको मैंने बताया भी है पहले, अमोनिया, अमोनिया गैस। यह जो अमोनिया गैस है यह इतनी विषैले है, जैसे अगर आप इसको महसूस भी किए होंगे,
मुख्य रूप से कहाँ पे महसूस आप किए होंगे कि जैसे कोई पशु है, अगर उसकी डेथ हो जाती है और सड़कों पे उसको फेंक दिया जाता है, उस रास्ते से अगर आप गुजर रहे हो तो वो जो गंध आती है वही अमोनिया की गंध होती है। अब आप समझ चुके होंगे। तो ये जो अमोनिया है ना, यह शरीर में बनती है। जब बनती है तो जो हमारा लीवर है, लीवर मीन्स यकृत, जिसमें पीताशय की थैली होती है, पीत रस निकलता है जिसमें से, तो ये लीवर जो है यकृत है ना, जिसको कलेजी भी कहा जाता है, यह क्या करता है, इस अमोनिया को, इस NH3 को इसमें बदल देता है, NH2CO NH2 में बदल देता है, यानी यूरिया में बदलता है। उस अमोनिया को किस में बदलता है, यूरिया में बदलने का काम करता है हमारा लीवर, ठीक है। और तब यूरिया में बदलकर और तब क्या करता है, शरीर के मूत्र मार्ग के द्वारा क्या करता है, बाहर निकाल लेता है, यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। पसीने में, हाँ पसीने में लवण होता है, बिल्कुल होता है, लवण होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। तो ये याद रखेंगे। मानव में उत्सर्जन तंत्र कौन है, एक जोड़ा ब्रिक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये मिलाकर क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है, ठीक है। अब ब्रिक जो है कितने होता है, एक जोड़ी, यानी संख्या में 2। कहाँ पे, उदर के ठीक ऊपर होता है, यानी यहाँ पे होता है, सबसे नीचे वाला पॉइंट पे, ठीक। तो ब्रिक में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ ब्रिक करता क्या है, तो कहाँ पे स्थित है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित है। जैसे आपने देखा भी, यहाँ पे ये ब्रिक है, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, इसके दोनों तरफ स्थित है। तो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित है। और ब्रिक में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। तो मूत्र बनता कहाँ पे है, मुख्य रूप से यूरिन बनता कहाँ पे है, ब्रिक में बनता है, ठीक है। यूरिन ब्रिक में बनता है और उसके बाद से ये कहाँ पे आता है, मूत्राशय में आ जाता है, यानी इस थैली में आ जाता है, ठीक है। ये थैली जो है मूत्राशय की, इसमें आ जाता है। उसके बाद से यह मूत्र मार्ग से निकल नहीं जाता, तब तक कि वैसे रहता है, उसके बाद से निकल जाता है, ठीक। तो नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे कौन कौन चीज़ें इसमें से अलग होता है, तो पानी आता है, फिर यूरिया हो गया, ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से इसमें से निकलती है। तो मैंने अभी बताया है कि जो ब्रिक के जो इसमें पाया जाता है निस्पंदन के लिए, तारे जैसे जो एक जालिका पाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है, ब्रिक्राणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। तो नेफ्रॉन कहाँ पे होता है, किडनी में, ब्रिक में होता है, ठीक ना, याद रखिएगा, ब्रिक में होता है, किडनी में होता है, ठीक। तो प्रारंभिक रूप में अगर देखा जाए तो कुछ पदार्थ जैसे हो गए, ग्लूकोज हो गए, अमीनो अम्ल हो गए, लवण हो गए, ये सब जल में रह जाते हैं। तो मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है और तब जाके उसको क्या कर जाता है, बाहर कर लेता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको याद रखिएगा, नेफ्रॉन को। आगे देखिए, अब कहा जाए कि अगर किसी व्यक्ति का किडनी जो है खराब हो जाए, खासकर एक किडनी खराब हो जाए, तो अगर किडनी खराब हो जा रहा है तो क्या वो एक किडनी पर रह सकता है, तो बिल्कुल एक किडनी पर भी वो जीवित रह सकता है, लेकिन वो जैसे कार्य नहीं करेगा जैसे वो करता था। अगर वैसे भी दोनों खराब हो जाए तब भी हो सकता है उसके लिए या तो किडनी जो है कृत्रिम किडनी लगवाए, और नहीं तो उसका डायलिसिस होता है, ठीक है, अपोहन होता है। जैसे आप सुने होंगे, एक वृंदावन में एक संत है, महान संत है, उनके भी जो है दोनों किडनी जो है वो जो है खराब हो चुकी है, फिर भी वो जीवित है, क्योंकि डायलिसिस होती रहती है हमेशा। और चूंकि प्रकृति जो है, भगवान है, उनकी भी कृपा है, अलग चीज़ हो तो अलग चीज़ें होती है, ठीक है। तो क्योंकि साइंस कितना भी बढ़ेगा तो प्रकृति है उससे नीचे ही रहेगा, सीधी बात है। तो कृत्रिम मृग के द्वारा भी काम किया जा सकता है, या डायलिसिस के द्वारा भी किया जा सकता है। डायलिसिस को ही हिंदी में अपोहन कहा जाता है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति की किडनी नहीं है, तो अगर एक भी है तो काम चल सकता है, दोनों खराब हो गई है तो या तो कृत्रिम मृग लगवाना पड़ता है, नहीं तो डायलिसिस कराना पड़ता है हमेशा ले जाके, ठीक है। और वो उसी से संभव है, चूंकि इसकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दिक्कतें होती हैं। तो संक्रमण या आघात या ब्रिक में सीमित रुधिर प्रवाह जो है, मुख्य रूप से ब्रिक की क्रियाशीलता को कम कर देता है। अगर रुधिर प्रवाह यहाँ पे सीमित हो जाए या कम हो जाए तो, और शरीर में विषैले अपशिष्ट जो है उसका संचयन कराता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। तो मुख्य रूप से जो विषैले अपशिष्ट जो होता है उनको ये छान कर बाहर करने का काम करता है ब्रिक, और यही काम नहीं करेगा तो लाजमी सी बात है कि क्या हो जाएगी, डेथ हो सकती है। तो कृत्रिम ब्रिक क्या करता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति होती है। इसके द्वारा, डायलिसिस के द्वारा कृत्रिम जो ब्रिक जो होता है उसके द्वारा नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उत्पाद होता है, जो खाए गए होता है, जो ब्लड में आया होता है, उसको ब्लड से डायलिसिस द्वारा निकाला जाता है। तो मुख्य रूप से किडनी वही काम करती है, फिल्टर करने का काम करती है ब्लड का, ये हम लोग पहले देखे ही हैं।
तो वो सारी चीज़ें ये ब्लड के कारण होता है। अब एक चीज़ और आप फैक्ट याद रखिएगा कि प्राय अगर एक स्वस्थ मनुष्य होगा, वयस्क मनुष्य, तो प्रतिदिन 180 लीटर निस्पंदन ब्रिक में होता है। यानी 180 लीटर जो है लगभग वो छानने का काम करता है ब्लड को। अब आप बोलेंगे कि 180 लीटर तो ब्लड होता है नहीं है शरीर में, सही बात है, नहीं होता है, 5 से 6 लीटर ही होता है, वो भी भार के अनुसार होता है स्वस्थ मनुष्य में। तो ये वही ब्लड को जो, चूंकि आप जानते हैं कि ब्लड कहाँ आता है, दाएं से फेफड़ा में, फिर फेफड़ा से बाएं हार्ट में, फिर बाएं हार्ट से फिर जाता है पूरे शरीर में, फिर जाता है सिराओं में, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो चूंकि हम लोग भोजन करते रहते हैं तो ब्लड बनता रहता है, तो उसमें क्या होता है, सारी चीज़ें जो नाइट्रोजनी पदार्थ है उसमें मिलेंगे तो विषाक्त होता रहता है। तो ये हमेशा क्या करता रहता है, किडनी जो है जाती रहती है, फिल्ट्रेशन होती रहती है किडनी में। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। आगे चलिए, तो ये सारी चीज़ें यही है डायलिसिस की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, ब्लड उसमें से निकाला जाता है, फिर ब्लड को क्या होता है, नाइट्रोजन पदार्थों को अपवहन के द्वारा, डायलिसिस के द्वारा अलग कर लिया जाता है, और फिर इसमें एंटर करके दूसरे वाली नली से डालने की प्रक्रिया होती है डायलिसिस। अब देखिए मुख्य रूप से है जंतु तंत्रिका। जंतु तंत्रिका क्या होती है, तो जंतुओं में पाई जाने वाली जो तंत्रिका होती है, जो न्यूरॉन होता है, जो तंत्रिका ऊतक जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसी को कहा जाता है जंतु तंत्रिका। ठीक है, तो मुख्य रूप से जंतु तंत्रिका में ज्ञानेंद्रिय शामिल होती है, ग्राही, जैसे आंतरिक कर्ण हो गया, नाक, कान, जिह्वा, ये सारी चीजें। तो घ्राणाही ग्रंथ को पता लगाता है, तो घ्राणग्राही ग्रंथ को पता लगाता है, तो क्या होता है, नाक होता है, इसको कहा जाता है घ्राणग्राही। तो ये सारी चीजें हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ा भी था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जो है, मुख्य रूप से जो मैप बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं उस पे। मैप बेस्ड क्वेश्चन में आज 2 क्वेश्चन हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। मुख्य रूप से एक हम लोग प्रश्न करेंगे, एक केन्या के बारे में, कि केन्या की राजधानी कहाँ है। ये ज्यादा चर्चा है इस समय। दूसरा जो है, प्रधानमंत्री एक जगह गए हैं गुआना, तो वहां के बारे में भी हम लोग जान जाएंगे, कहाँ स्थित है। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद से चलेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग प्रतिदिन जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन भी 2 ठो करते हैं, तो उसी पे हम लोग मैप बेस्ड क्वेश्चन पे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। केन्या की राजधानी, तो पहले तो देख लीजिए मैप में केन्या की राजधानी है कहाँ। ठीक है, केन्या है कहाँ पहले ये देख लीजिए, फिर हम चलते हैं केन्या की राजधानी पे। तो मैप हम खोलते हैं डायरेक्ट और आपको ले चलते हैं केन्या। मैं बता दूं केन्या जो है वो पड़ता है आपका साउथ अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पड़ता है, तो चलिए यहाँ पर ही लेकर चलते हैं सीधे आपको, और जूम थोड़ा सा जैसे ही आप करेंगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत, और इसके इधर चलेंगे, ये है अरबियन सी आपका। अरबियन सी से नीचे की तरफ चलिए, देखिए आ गया केन्या, ये है साउथ अफ्रीका, और ये केन्या है, केन्या सॉरी। केन्या की राजधानी कहाँ है, नैरोबी है। तो हमसे तो राजधानी पूछा था, तो नैरोबी हो जाएगा, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, नैरोबी। लेकिन हमको यहीं तक सीमित नहीं रहना है, हमको आगे तक जाना है, क्योंकि और भी जानकारी इकट्ठा करना है। तो और जानकारी अगर हमको इकट्ठा करना हो तो देखेंगे केन्या से कौन कौन ऐसे राज्य है, सॉरी ऐसे देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो कौन ऐसे देश हैं जो केन्या से जो है सीमा साझा करते हैं, तो मुख्य रूप से आप देख लीजिए, एक युगांडा है, एक तंजानिया है, एक साउथ सूडान है, एक यूथोपिया है, और एक सोमालिया है। यानी 1 2 3 4 5 जो देश हैं वो केन्या से सीमा साझा करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कौन कौन से देश, 5 देश हैं जो केन्या से सीमा साझा कर रहे हैं, तो देख लीजिए। तो एक तो है आपका यूथोपिया, इथोपिया पहला देश है। दूसरा है सोमालिया, तीसरा है युगांडा, चौथा है तंजानिया, पांचवा देश कौन सा है, तो देखते हैं हम लोग कौन सा देश है। युगांडा हो गया, तंजानिया हो गया, सोमालिया हो गया, इथोपिया हो गया, साउथ सूडान।
कौन सा है? साउथ सूडान। साउथ सूडान। तो ये 5 देश जो है किससे सीमा साझा करते हैं? केन्या से। केन्या की केन्या की जो कैपिटल है, राजधानी कहाँ पे है? नैरोबी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कौन कौन से देश? इथोपिया, सोमालिया, युगांडा, तंजानिया और साउथ सूडान। और भी एक चीज अगर हम लेना चाहें यहाँ से, तो देखिए ये है केन्या, ये है तंजानिया और ये है युगांडा। इन तीनों के ट्रेंगल के बीच में एक कोई लेक पड़ेगा आपको। ये कौन सा लेक है? विक्टोरिया। कौन सा लेक है? विक्टोरिया लेक। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लेक विक्टोरिया किस में पड़ता है, मतलब किस किस देश में आता है। तो लेक विक्टोरिया की अगर बात किया जाए, लेक विक्टोरिया यानी विक्टोरिया जो झील है, विक्टोरिया झील, वो तो पता चल गया कि साउथ अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन किन किन देशों के बीच है? तो एक तो है युगांडा, दूसरा जो है आपका केन्या, और तीसरा क्या है? तंजानिया। इन्हीं तीनों के बीच जो है स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपका तंजानिया वाला हिस्सा है, ये है युगांडा जिसकी राजधानी है कंपाला, और ये है केन्या जिसकी राजधानी नैरोबी था। ठीक है, अब यहाँ पे केन्या, देखिए यहाँ पे केन्या में थोड़ा सा पड़ता है लेक विक्टोरिया, और इसके केन्या के नीचे अगर चला जाए तो मोम्बासा एक इसका जो है बंदरगाह है मुख्य रूप से। तो इसको भी याद रखिएगा, केन्या बहुत ज़्यादा इसमें है, न्यूज में बना हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। और भी सभी इन सभी का जो है राजधानी याद रख लीजिएगा आप लोग। युगांडा की कंपाला है। वैसे तंजानिया का अगर पूछा जाए राजधानी, तो तंजानिया का मुख्य रूप से देखा जाए तो दार एस सलाम है। केन्या का नैरोबी आप देखे ही है। जुबा जो है साउथ सूडान का है। ठीक है, तो ऐसे इसको भी आप याद कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ से एक नदी निकलती है, ये जो दिखाई दे रहा था ना, यहाँ से एक नदी निकल रही थी। तो इस नदी का क्या नाम है? ये यहाँ से जो नदी निकलती है इसका नाम है विक्टोरिया नदी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, इतना सारे जानकारी हम लोग यहाँ से इकट्ठा किए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गुआना कहाँ पे स्थित है? हमसे पूछा है गुआना, तो हम चर्चा करेंगे गुआना के बारे में। है क्या गुआना? पहले देखते हैं ये गुआना है कहाँ। तो ये गुआना मुख्य रूप से पड़ता आपका है कहाँ पे? साउथ अमेरिका। कहाँ पे? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यानी साउथ अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। अब हम देखते हैं, आपको लेके चलते हैं कि कहाँ पे है। चलिए आइए। तो ये है अटलांटिक सी। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सूरीनाम का एक देश है, ये है आपका पूरा ब्राजील है, वेनेजुएला है, और ये है गुआना। ठीक है, ये है गुआना आपका मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये कहाँ पे पड़ता है? अटलांटिक सी। तो ये है गुआना, और इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें, ये है आपको दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा अब ये गुआना है। तो ये गुआना मुख्य रूप से कहाँ कहाँ से सीमा साझा करता है, ये हमसे पूछ सकता है। कहाँ कहाँ से सीमा साझा करता है, ये हमसे पूछ सकता है। तो इसकी सीमा कहाँ कहाँ है? तो एक तो है ब्राज़ील से, ठीक है, एक तो है सूरीनाम से, एक है वेनेजुएला से। तो सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, तो ये वेनेजुएला से है, गुयाना का सूरीनाम से है, और ब्राज़ील से है। खुलता कहाँ है? अटलांटिक सी में भी ये खुलता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और फ्रेंच गुयाना यहाँ पे है, ये गुआना है, और फ्रेंच गुआना यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे। तो पूरे फ्रेंच गुआना यहाँ पे जो सूरीनाम से ये भी सीमा साझा करता है, ब्राज़ील से नहीं करता है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो मुख्य रूप से ये रहा हमारा आज का जो है क्लास, जो हम लोगों ने कवर किया। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे जो नियंत्रण तंत्र है, मानव का नियंत्रण तंत्र, यानी तंत्रिका तंत्र में जो मस्तिष्क है, वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, इसके बारे में
कैसे समन्वय होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से 3 चैप्टर, 3 या 4 चैप्टर और हैं, चूँकि क्लास 10 में थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे है। तो उसके बाद से 3-4 चैप्टर के बाद से हमारी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तब हम एनसीईआरटी शुरू करेंगे फिजिक्स का, और उसके बाद से साइंस खत्म होने के बाद सीधे हम लोग पॉलिटी वाला एनसीईआरटी शुरू कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में अपने शेयर कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए लोगों के पास, ताकि जैसे ही आपका जो है हमको रिस्पांस मिलेगा उस हिसाब से हम जो है वो कोर्स को कंप्लीट करेंगे मुख्य रूप से। और आप जा देख ही रहे हैं कि अलग अलग संस्थाओं में अगर आप जाएंगे तो उसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहीं पे देखिए, जो अगर आपको अपने आप से ही हो जा रहा है, सेल्फ स्टडी से हो जा रहा है, तो और अच्छी बात है। अगर सेल्फ स्टडी से नहीं हो पा रहा है, हेल्प की ज़रूरत है आपको, तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर कल दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।